कृषि के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहां केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें PYQ भी यानी विगत वर्षों के जो प्रश्न हम यहाँ लेकर आए हैं चर्चा में, वे किस विषय से संबंधित है तो ध्यान रखें, यह ज्योग्राफी यानी भूगोल विषय से जुड़े हुए हैं। यानी भूगोल विषय के वे प्रश्न जो सीटेट के पिछले एग्जाम्स में, पिछले पेपर्स में पूछे गए हैं, उन पर हम यहाँ चर्चा करते हैं। ठीक है, तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ ज्योग्राफी किसके भीतर शामिल है, तो यहाँ ज्योग्राफी सामाजिक विज्ञान खंड के अंतर्गत शामिल है, जो प्रश्न पत्र 2 कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिए है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले हमारे पहले प्रश्न को। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन्हीं प्रदेशों में संकेंद्रित है जहां फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान है। दूसरा कथन है, ऊन, डेयरी तथा कुक्कुट उत्पाद कृषि तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उचित विकल्प का हमें चुनाव करना है। हमारे पास ऑप्शन ABCD 4 हैं, जिसमें ए क्रमशः जिसमें ABCD 4 ऑप्शन है। ए क्या है, केवल एक सही है, 2 है, यानी बी ऑप्शन है केवल 2 सही है, सी ऑप्शन है 1 और 2 दोनों सही है, और डी ऑप्शन है ना तो 1 और ना ही 2 सही है। अब इंपॉर्टेंट बात कि यह प्रश्न कब पूछा गया था, तो यह सीटेट के 2021 के जो प्रश्न पत्र था उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात, जब हम कृषि के बारे में पढ़ें तो कृषि आखिर है क्या। कृषि का मतलब होता है फलों, सब्जियों, फूलों, इसके साथ साथ पशुपालन, इन सभी चीजों का उत्पादन करना। फलों, फूलों, सब्जियों का उत्पादन के साथ साथ पशुपालन आदि करना, ये सभी एक्टिविटीज, सभी क्रियाएं कृषि में शामिल हो जाती हैं। कृषि, ध्यान रखिए, यह एक प्राथमिक क्रिया है। यानी हम जिन क्षेत्रों की बात करते हैं, जिन संगठनों की बात करते हैं, उनमें जो पहली या प्राथमिक क्रिया है वह है कृषि, क्योंकि कृषि के माध्यम से कच्चा उत्पाद हमें प्राप्त होता है या कच्चा माल हमें प्राप्त होता है। फिर आगे हम इस कच्चे माल का प्रसंस्करण करते हैं, जिनमें हम कहते हैं कि ये जो औद्योगिक क्षेत्र है विद्युतीय सेक्टर में शामिल हो जाता है, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र में इन सभी कच्चा माल का क्या होता है, निर्माण, पुनर्निर्माण होता है। तो जो विनिर्माण की घटना है, ये जो विनिर्माण है, ये कहाँ पर होता है, द्वितीय क्षेत्र में होता है। और फिर तीसरा है सेवा क्षेत्र। ठीक है, चौथा क्षेत्र भी है जहां पर हम अंतरिक्ष की बात करते हैं और कई ऐसे विषयों और अनुसंधान की बात करते हैं जो चौथे क्षेत्र के अंतर्गत शामिल हो जाता है। अब इंपॉर्टेंट बात, कृषि के बारे में प्रश्न फ्रेम किया गया है। पहला कथन है क्या, कि कृषि की जो भी क्रियाकलाप है वे विश्व के उन्हीं प्रदेशों में संकेंद्रित हैं, यानी उन्हीं क्षेत्रों में, उन्हीं प्रदेशों में हैं, वहां पर केंद्रित हैं जहां फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान है। फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक क्या, एक तो वहां पर उपजाऊ भूमि होनी चाहिए, यानी भूमि पर्याप्त मात्रा में हो। इंपॉर्टेंट बात क्या, उपजाऊ भी हो। दूसरा, वहां की जलवायु अच्छी होनी चाहिए, जो कृषि या फसलों के उत्पादन के लिए क्या हो, इंपॉर्टेंट हो। तो भूमि, जलवायु, वहां पर जल की उपलब्धता। ठीक है, तो ये सारी चीजें, जल की उपलब्धता, ये सारी चीजें मिलकर क्या करती हैं, कृषि के लिए और कृषि के उत्पादन के लिए एक अच्छा अनुकूल वातावरण तैयार करते हैं। यानी ये बात बिल्कुल सही है कि कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन्हीं प्रदेशों में संकेंद्रित है जहां फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान है। ये सभी कारक यदि विद्यमान है, यानी इसके अलावा कुछ और कारण भी हैं, कारक भी हैं, अगर ये कारक वहां पर है तो वहां पर कृषि की एक्टिविटीज क्या होंगी, ज्यादा होंगी, कृषि क्रियाकलाप ज्यादा होंगे। और विश्व के ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कृषि क्रियाकलाप जो है संकेंद्रित है उन्हीं क्षेत्रों तक। ठीक है, अलग क्षेत्रों में अलग स्थितियां हैं, अलग कारक हैं, तो वहां पर जो कृषि की एक्टिविटी है वो अलग तरीके से की जाती है, या वहां पर कृषि के अलावा भी अन्य प्राथमिक जो क्षेत्र हैं उनमें शामिल कर लिया जाता है, जैसे मत्स्य पालन, पशुपालन, तो इन सभी को भी प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किया जाता है। ठीक है, दूसरा है ऊन, डेयरी तथा कुक्कुट उत्पाद कृषि तंत्र के निर्गत के अंतर्गत आते हैं। देखिए, जो ऊन है, जो डेयरी है, कुक्कुट है, ये एक क्या है, ये सभी क्या है, उत्पाद है। यानी कृषि की क्रियाकलाप के बाद, उसके बाद हमें क्या निर्गत, आउटपुट प्राप्त हो रहा है, हमें क्या आउटपुट मिल रहा है, इसे ही निर्गत के रूप में देखते हैं हम। तो क्या वाकई ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पाद कृषि के निर्गत है? बिल्कुल सही बात है ये। क्यों? क्योंकि कृषि में आप पशुपालन को भी शामिल करते हैं, यानी इसमें भेड़ पालन भी शामिल हो जाता है, जिससे हमें ऊन की प्राप्ति होगी। हम यहाँ पर बकरी का भी पालन करते हैं, हमें डेयरी यानी दूध का यहाँ पर उत्पादन होता है। मवेशियों को भी हम पालते हैं, जिनके माध्यम से
दूध का उत्पादन होता है, और कुक्कुट पालन भी, कुक्कुट उत्पाद भी इसके भीतर हमारे इसमें शामिल हो जाता है, क्योंकि हम मुर्गियों को भी पालते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सब क्या है, आउटपुट के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। इनपुट के रूप में हम इन सारी चीजों को देते हैं, बीज, उर्वरक, और हम मेहनत देते हैं, पूंजी खर्च करते हैं, जो हमारा क्या है, निवेश है। फिर विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी जैसे जुताई, कटाई, बुनाई, ये सारी क्या हो गई, जो क्रियाकलाप उसमें संलग्न होते हैं। फिर उसके बाद हमें उसका आउटपुट किसके रूप में, ऊन, डेयरी और कुक्कुट के रूप में, फसल के रूप में प्राप्त होता है। तो यहाँ दोनों कथन क्या है, बिल्कुल सही है, दोनों कथन सही है, इसलिए ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है। 1 और 2 दोनों कथन सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है, कृषि के प्रकार का सुमेल उन क्षेत्रों के साथ कीजिए जहां वे मुख्य रूप से क्या की जाती है, पैदा की जाती हैं। तो अब आपको बताना है कि कौन सी कृषि किस क्षेत्र में, क्योंकि हमें उन क्षेत्रों के साथ सुमेलन करना है। देखते हैं कौन कौन से क्षेत्र में। जो पहला है ABCD के रूप में, आपको उसमें कृषि के प्रकार दिए हुए हैं और ठीक उनके सामने उनसे संबंधित क्षेत्र दिए हुए हैं। आपको जोड़ी मिलान करना है कि कौन सा सही यहाँ पर है। ठीक है, गहन निर्वाह कृषि के सामने है ब्राजील में कॉफी, बागान, शीतोष्ण घास स्थल, स्थानांतरित कृषि मानसूनी क्षेत्र या प्रदेश में। चौथा है या डी ऑप्शन माने, वाणिज्यिक अनाज कृषि उष्णकटिबंधीय अफ्रीका। ठीक है, देखिए जब हम कृषि के बारे में पढ़ते हैं तो हम सभी जानते हैं कृषि अलग अलग क्षेत्रों में, वहां की जलवायु के हिसाब से, वहां पर प्राप्त कारकों के हिसाब से कृषि अलग अलग एक्टिविटी के रूप में की जाती है, अलग अलग रूपों में की जाती है। जैसे यदि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, वहां पर पर्याप्त मात्रा में आपको जो जल की आपूर्ति हो रही है, वहां पर तापमान ठीक है, या ऐसा कोई रीजन है जहां पर फसलों का उत्पादन ठीक तरीके से किया जा सकता है, तो हम वहां पर क्या करते हैं, फसलों का उत्पादन करते हैं। देखिए जैसे हमारा पहला ऑप्शन है क्या, गहन निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि का मतलब क्या, निर्वाह कृषि का मतलब वह कृषि जो हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं, या फसलों का ऐसा उत्पादन जिसमें हम उसका वाणिज्यिक उपयोग ना करके उसे बेचते नहीं है, उसे बाजार में नहीं बेचते हैं, केवल उस स्थिति में उतनी जितनी भी जनसंख्या है उस जनसंख्या के लिए हम कृषि करते हैं, ताकि उस कृषि का या प्रोडक्शन का उपयोग करके व्यक्ति क्या कर सके, जीवन निर्वाह कर सके, जीवन यापन कर सके। अपनी आवश्यकता तक जब सीमित होती है कृषि, तो इसे हम क्या कहते हैं, गहन निर्वाह कृषि। ठीक है, जब गहन निर्वाह कृषि की बात आती है तो गहन निर्वाह कृषि उस क्षेत्र में की जाती है जहां पर जनसंख्या अधिक हो, और जनसंख्या अधिक वाला क्षेत्र कौन सा होता है, वह क्षेत्र जहां पर ठीक ठाक सारी जलवायु परिस्थितियां मौजूद हो। और जहां जलवायु परिस्थितियां मौजूद होती हैं, यानी हम बात कर रहे हैं कि ठीक ठाक मात्रा में वर्षा हो रही है, ठीक ठाक मात्रा में वहां पर कृषि का उत्पादन हो रहा है, जिसकी वजह से हम वहां गहन निर्वाह कर सकते हैं, गहन निर्वाह कृषि कर सकते हैं। और यह निर्वाह कृषि कहाँ होती है, मानसूनी क्षेत्रों में या मानसूनी प्रदेशों में। तो ध्यान रखिए, जो हमारा गहन निर्वाह कृषि है इसका सही सुमेलन होगा मानसूनी प्रदेश। ठीक है, दूसरा है बागान। बागान का मतलब ये कि हम बागानी तरीके से खेती कर रहे हैं। बागानी तरीके से खेती हम किसकी करते हैं, कॉफी की करते हैं, हम चाय की करते हैं। भारत का विभिन्न क्षेत्र चाय के उत्पादन के लिए, चाय के बागानों के लिए फेमस है। ऐसे ही ब्राजील का क्षेत्र दरअसल कॉफी की प्रोडक्शन के लिए फेमस है। तो ध्यान रखिए, बागानी कृषि यदि हम हमारे 4 ऑप्शन में देखें तो ब्राजील में जो कॉफी है यह बागानी कृषि के भीतर शामिल हो जाती है। ठीक है, अब यदि हम बात करें स्थानांतरित कृषि के बारे में, स्थानांतरित कृषि का मतलब यह कि यह कृषि वहां की जाएगी। स्थानांतरित कृषि दरअसल क्या है, ये एक प्रकार की झूमिंग कृषि है। झूमिंग कृषि में क्या करते हैं कि जो भी आसपास के क्षेत्र होते हैं या वहां की जो जनसंख्या होती है, उस रीजन में पेड़ों को काटकर, उसे हटाकर, वहां पर पेड़ों के जो बाद में ठूंठ बचते हैं, या कह सकते हैं कि पेड़ों की जो अंत में जड़ बचती है, उन्हें जलाकर उनसे राख और मिट्टी का मिक्स करके उन्हें उस पूरे क्षेत्र में क्या करते हैं, कृषि की जाती है। फिर जब बार बार वहां पर कृषि कर ली जाती है कुछ वर्षों तक, तो वह स्थान क्या होती है, फिर कृषि के लिए उपयुक्त नहीं बचता। जो मृदा है उसका उपजाऊपन भी कम हो जाता है। तो वहां से वह जनसंख्या क्या होती है, दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाती है, और वहां जाकर फिर ऐसे ही पेड़ पौधों को हटाकर वहां से फिर वहां पर कृषि योग्य भूमि बनाई जाती है और कृषि की जाती है। यानी यह कहां पर संभव है, यह उस रीजन में संभव है जहां पर पर्याप्त मात्रा में वर्षा हो रही हो। अत्यधिक वर्षा की वजह से वह जो रीजन है, वह जो क्षेत्र है, वह बार बार पेड़ पौधों के उपजाऊपन के लिए क्या हो, अनुकूल हो। वहां पर जैसे जल्दी जल्दी पेड़ क्या हो सकते हैं, उग सकते हैं,
जल्दी जल्दी पौधे जन्म ले सकते हैं। तो ऐसी जगहों पर कृषि क्या की जा सकती है, झूमिंग कृषि या स्थानांतरित कृषि की जा सकती है। और ये स्थितियां कहाँ पर मौजूद होंगी, ये स्थितियां मौजूद होंगी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, जहां पर पर्याप्त मात्रा में जल की आपूर्ति होती है और पर्याप्त मात्रा में क्या होता है, वृक्षों का प्रोडक्शन, वो जो पौधों का पुनर्निर्माण है, इनका वापस इनका जन्म लेना है, तो ये क्या है, जल्दी जल्दी जहां पर हो। यह कहां पर हो सकता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। तो जो स्थानांतरित कृषि है वह कहां पर की जाती है, अत्यधिक उष्णकटिबंधीय अफ्रीका वाले क्षेत्र में। ध्यान रखिएगा, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका वाले क्षेत्र में। फिर वाणिज्यिक अनाज कृषि की बात करें तो वाणिज्यिक, देखिए जो झूमिंग कृषि है, स्थानांतरित कृषि है, वह भारत में भी बहुत फेमस है। कई क्षेत्रों में, कई अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि डेप्पा या देप्पा नाम से किस राज्य में झूमिंग कृषि को संबोधित किया जाता है। ठीक है, और आपको यदि इंडिया के अन्य जो राज्य है, स्टेट है, उनके बारे में पता हो कि वहां झूमिंग कृषि को किस नाम से जानते हैं, जैसे पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, चौथा ऑप्शन है वाणिज्यिक या अनाज कृषि। वाणिज्यिक या अनाज कृषि का मतलब वह कृषि जहां पर हम प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करते हैं बीजों का, अनाज का, और अनाज के उत्पादन के बाद हम उन्हें बाजार में जाकर बेचते हैं, परिवहन वहां पर सुलभ होता है, तो इस तरीके से वहां पर वाणिज्यिक कृषि की जाती है, जिससे हम अनाज को का उत्पादन के साथ साथ इसे बाद में बेचते हैं और उससे हमें लाभ प्राप्त होता है। तो वाणिज्यिक अनाज कृषि, ध्यान रखें, कहां पर होती है, शीतोष्ण घास स्थल क्षेत्रों में। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या शामिल होता है, इसमें पशुपालन भी शामिल हो जाता है, और जहां पर घास स्थल होगा वहां पर पशुपालन करना क्या होगा, अधिक सुलभ और आसान होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए। अब इसका सही मायने में किसका सही जवाब क्या होगा, तो जो हमारा पहला है गहन निर्वाह कृषि यानी ऑप्शन 3, बागानी कृषि यानी ऑप्शन 1 ब्राजील में कॉफी, स्थानांतरित कृषि यानी उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, और वाणिज्यिक अनाज कृषि यानी शीतोष्ण घास यानी 2 नंबर। तो देखिए ऑप्शन क्या होगा सही इसका, 3 1 4 2। आइए देखते हैं इसके ऑप्शन में 3 1 4 2 कहां पर है। कूट में क्रमशः देखिए ऑप्शन में 3 1 4 2, यह है ऑप्शन बी में 3 1 4 2। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब ध्यान रखिए कि कृषि के बारे में यह सुमेलन वाला प्रश्न कब पूछा गया था, सीटेट 2021 वाले वर्ष में यह प्रश्न फ्रेम किया गया था। चले आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है रोपण कृषि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रोपण कृषि बागानी क्षेत्र के आसपास या ऐसी जब कृषि की जाती है जहां रोपित किया जाता है, वहां पर हम रोपण कृषि उसे हम कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं रोपण कृषि के बारे में क्या है। पहला हमारे पास ये पहला कथन है, वह है रोपण कृषि मिश्रित कृषि का एक प्रकार है। दूसरा, रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। उचित विकल्प चुनना है, हमारे पास ऑप्शन है ए बी सी डी क्रमशः, जिसमें ऑप्शन ए है केवल 1 सही है, ऑप्शन बी है केवल 2 सही है, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों सही है, और ऑप्शन डी है ना तो 1 और ना ही 2 सही है। यह प्रश्न भी सीटेट 2021 के प्रश्न पत्र में फ्रेम किया गया था। अब देखिए रोपण कृषि के बारे में हमने क्या कहा, रोपित करके जैसी कृषि की जाए, और रोपित करके कृषि की जाती है, यह दरअसल वाणिज्यिक कृषि में शामिल होता है, ना कि मिश्रित कृषि में। क्योंकि ध्यान रखिएगा कि जो रोपण कृषि है यह एक ही फसल के प्रोडक्शन के लिए है, यानी यदि आप रोपित करके किसी क्षेत्र में फसल उगाते हैं तो वो एक बार में एक ही फसल उगाई जा सकती है, यानी यह एक एकल फसल है, एकल फसल प्रोसेस है, पद्धति है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इंपॉर्टेंट बात कि रोपण कृषि क्या मिश्रित कृषि का एक प्रकार है, नहीं, यह वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है। रोपण कृषि के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में वाणिज्य यानी धन या लाभ प्राप्ति के लिए रोपण कृषि की जाती है। कॉफी ब्राजील वाले क्षेत्रों में, या हम भारत के चाय बागानी वाले क्षेत्रों की बात करें तो कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो रोपण कृषि के लिए काफी फेमस है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए यहाँ पर, या जो पहला कथन है यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि रोपण कृषि मिश्रित कृषि का नहीं बल्कि वाणिज्यिक कृषि का क्या है, प्रकार है। ठीक है, दूसरा कथन है रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। यह कथन भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो रोपण कृषि के लिए अनिवार्य या अनुकूल पर्यावरणीय जो स्थितियां हैं वे यहाँ पर ही मौजूद होती हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही, प्रदेशों में ही मौजूद होती हैं। यानी आपको अत्यधिक वर्षा की आवश्यकता होगी कुछ क्षेत्रों में, कुछ मात्रा में कम वर्षा की भी आवश्यकता होती है, तो ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ पर रोपण कृषि की जाती है और कम वर्षा में भी काम चलाया जा सकता है। पर्याप्त मात्रा में तापमान भी होता है, यहाँ पर अधिक मात्रा में जैव विविधता भी बनी रहती है। अब इंपॉर्टेंट बात कि देखिए पहला कथन गलत है, दूसरा कथन सही है, इस वजह से इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, केवल 2 सही है, ऑप्शन बी।
केवल 2। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कपास की फसल के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है। ध्यान रखिए, कपास, कॉटन, इसकी फसल के बारे में प्रश्न फ्रेम किया गया है। देखते हैं कि कथन क्या है। कथन 1 है इसे 210 पाला रहित दिन और चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। दूसरा, इसे भारी वर्षा की आवश्यकता होती है। तीसरा कथन है इसे बलुई मिट्टी की आवश्यकता होती है। सही विकल्प का हमें चुनाव करना है। हमारे पास ऑप्शन ए बी सी डी क्रमशः है, जिसमें ए है केवल 1 सही है, ऑप्शन बी है केवल 2 सही है, ऑप्शन सी है केवल 3 सही है और ऑप्शन डी है 1 3 दोनों सही है। यह प्रश्न भी सीटेट 2021 में फ्रेम किया गया था, ध्यान रखिएगा। देखें, जब हम कपास की कृषि की बात करते हैं या जब हम कॉटन की कृषि की बात करते हैं इसके तो याद रखें कि कपास की खेती किस क्षेत्र में की जाती है। कपास की खेती उष्णकटिबंधीय कुछ क्षेत्रों में की जाती है, लेकिन वहां पर जो मृदा की आवश्यकता होती है वो है वहां हमें काली या जलोढ़ मृदा की आवश्यकता होती है। ध्यान रखिएगा, कपास की खेती के लिए आपको कम या मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और कपास की खेती के लिए खास बात क्या है, यहाँ कम से कम साल में 200 से 210 दिन हमें पाला रहित दिन चाहिए होगा, यानी पाला ना पड़े जहां पर ऐसे स्थान की आवश्यकता होती है। साथ में चमकीली धूप की जरूरत होती है। पाला नहीं है यानी आपको धूप वाले क्षेत्र की आवश्यकता होगी कपास की कृषि के लिए। तो अनुकूल क्षेत्र कौन सा होगा, उष्णकटिबंधीय रीजन। वैसे भी कौन सा रीजन वहां पर भी जहां पर पाला ना पड़े, 200 से 210 दिन तक पाला रहित दिन हो, चमकीली धूप पड़े, वहां पर कम वर्षा हो। ध्यान रखिएगा, कम वर्षा, बहुत अधिक वर्षा ना हो, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कम वर्षा के साथ हमें जलोढ़ मृदा की जलोढ़ नहीं, माफ कीजिएगा, काली मृदा की आवश्यकता होगी। काली मृदा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर काली मृदा कपास के लिए क्या है, अनिवार्य मृदा मानी जाती है। जब नहीं होगा तो जलोढ़ मृदा कहीं आपको मिल सकती है जहां कपास की खेती की जाती है। ठीक है, अब देखते हैं हमें कथनों की। कथन में 1 में क्या है, इसमें 210 दिन तक पाला रहित दिन और चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा, इसे भारी वर्षा की आवश्यकता होती है। भारी वर्षा की वजह से ये सेंटेंस गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ कम वर्षा होना चाहिए। इसे बलुई मिट्टी की आवश्यकता होती है, यह कथन भी गलत है। क्यों, क्योंकि इसे काली मिट्टी या काली मृदा की आवश्यकता होती है। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा पहला कथन है वह सही है, 2 और 3 कथन यहाँ पर गलत है। इस वजह से इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन ए केवल 1 कथन सही है, इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कृषि के प्रकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृषि के प्रकार, टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, अब देखते हैं। पहला कथन है तकनीक के निम्न स्तरों का प्रयोग मिश्रित कृषि में की जाती है। दूसरा कथन है स्थानांतरित कृषि जीवन निर्वाह हेतु कृषि का पुरातन प्रकार है। और तीसरा है स्थानांतरित कृषि को कर्तन या दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। सही विकल्प का हमें चुनाव करना है। हमारे पास ऑप्शन ए बी सी डी है क्रमशः। ऑप्शन ए है 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन बी है 2 और 3 दोनों सही है, ऑप्शन सी है 1 और 3 दोनों सही है और ऑप्शन डी है 1 2 3 सही है, सभी सही है। इस प्रश्न को सीटेट 2021 के प्रश्न पत्र में पूछा गया था। जब हम कृषि के प्रकारों की बात करते हैं तो कृषि दरअसल 2 प्रकार की है। एक तो निर्वाह कृषि, जिसके बारे में भी हमने चर्चा किया। क्या निर्वाह कृषि मतलब? निर्वाह कृषि मतलब अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, केवल अपनी आवश्यकताओं, ये जो हमारी जनसंख्या है उन जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमारे जिस रीजन में, जिस क्षेत्र में एक परिवार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कृषि करता है उसे हम गहन कृषि कहते हैं, निर्वाह कृषि कहते हैं। और जो निर्वाह कृषि है 2 प्रकार से होती है। एक तो गहन निर्वाह कृषि यानी स्पेसिफिक मेंशन है, एक खास क्षेत्र में केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होती है। और दूसरा है आदिम निर्वाह कृषि। और आदिम निर्वाह कृषि में दरअसल झूमिंग कृषि या स्थानांतरित कृषि शामिल है, यानी पुरातन आदिम समय में जो जिस प्रकार की कृषि निर्वाह के लिए की जाती थी उसे हम झूमिंग कृषि के रूप में जानते हैं। और झूमिंग कृषि में क्या किया जाता है, पेड़ पौधों को जला दिया जाता है एक क्षेत्र के, है ना। अभी हमने इसके बारे में चर्चा भी की कि सबसे पहले काट के उसे हटाया जाता है और फिर उस रीजन को जलाया जाता है। जो छोटे छोटे पौधे, जो भी क्षेत्र या पेड़ के जो ठूंठ वहां पर बचते हैं उन्हें जलाया जाता है। जलाकर फिर उस पूरे क्षेत्र को साफ किया जाता है। क्या कृषि के लिए अनुकूल क्षेत्र बनाया जाता है, बीज उत्पादन के लिए अनुकूल क्षेत्र बनाया जाता है, कृषि करने के लिए अनुकूल उस पूरे रीजन को तैयार किया जाता है और इसके बाद वहां कृषि की जाती है। तो इस प्रोसेस में हमने क्या किया, दहन किया, कर्तन किया, कहाँ, पेड़ पौधों के उन ठूठों को इस क्षेत्रों में।
तो इस वजह से जो स्थानांतरित कृषि है इसे दरअसल कर्तन और दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। यहां तीसरा कथन सही है कि स्थानांतरित कृषि को कर्तन और दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। दूसरा कथन क्या है? स्थानांतरित कृषि जीवन निर्वाह हेतु कृषि का पुरातन प्रकार है। बिल्कुल, जीवन के निर्वाह के लिए पहले के समय में, आदिम समय में, पुराने समय में जिस प्रकार की कृषि की जाती है उसे स्थानांतरित कृषि के रूप में जाना जाता है। और पहला कथन है तकनीक के निम्न स्तरों का प्रयोग मिश्रित कृषि में होता है। नहीं, जब हम मिश्रित कृषि करते हैं इसमें सारी चीजें शामिल हो जाती है, कृषि के साथ पशुपालन भी शामिल हो जाते हैं, तो इसके लिए हमें तकनीक की जरूरत होती है, हमें तकनीक के नए साधन की जरूरत होती है। केवल पुराने और निम्न जो तकनीकी क्षेत्र थे, या आप कह सकते हैं तकनीकी निम्न स्तरों का प्रयोग करके मिश्रित कृषि नहीं की जा सकती, क्योंकि कई बार ट्रैक्टर की जरूरत होती है, हार्वेस्टर की जरूरत होती है, तो ये सभी नई तकनीकों में शामिल हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो पहला कथन है वह गलत है, दूसरा और तीसरा कथन सही है। इस वजह से इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। 2 और 3 इस कथन इस प्रश्न के बारे में बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हमने चर्चा की कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर जो कृषि से संबंधित है और जो पिछले सीटेट के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और ऐसे प्रश्न जो आपके लिए तैयारी के लिए और बेहतर होंगे, इसलिए हमने उन तथ्यों पर भी चर्चा की, उन सभी टॉपिक्स को ठीक से समझने की कोशिश की, उनके कंसेप्ट को समझने की कोशिश की, ताकि आप इसे ठीक से डील कर पाए, ठीक से आप इसे हल कर पाए। ठीक है, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। शुक्रिया।